9वीं कक्षा में सभी छात्रों को स्वागत करते हुए आज हम मौसी एक कहानी गद्य पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। भीष्म साहनी द्वारा लिखित यह एक कहानी है। मौसी कैसी एक कहानी, यह गद्य पाठ आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम भीष्म साहनी जी का परिचय प्राप्त करेंगे। तो छात्रों सभी अपनी अपनी पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 35 में देखें। भीष्म साहनी जी का परिचय, मैंने यहाँ शाम पर कुछ संक्षिप्त में उनका परिचय लिखा हुआ हूँ। तो देखिए यहाँ पर भीष्म साहनी जी का जन्म 7 अगस्त 1915 को हुआ और उनका जन्म स्थान है रावलपिंडी, जो अब पाकिस्तान में है। दोनों देश अलग होने से पहले रावलपिंडी भी भारत में ही था। भीष्म साहनी जी का जन्म रावलपिंडी में हुआ है। और यहाँ पर देखिए पीएचडी एमए तक उन्होंने शिक्षा पाई है। एमए और पीएचडी की शिक्षा यहाँ पर भीष्म साहनी जी ने पाई है। इन दो उपाधियों से अलंकृत है। साहनी जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी आदि भाषाओं के ज्ञाता हैं। इन भाषाओं की इनकी अनेक रचनाएं प्रकट हुई हैं। यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी और भी अनेक भाषाओं के भीष्म साहनी जी ज्ञात रखते थे, ज्ञान रखते थे। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं रखे, उन भाषाओं में उन्होंने रचनाएं भी की थीं। विशेषकर आम आदमी का जीवन इनकी रचनाओं में अंकित हुआ है। विशेष रूप से विशेषतः इनकी रचनाओं में हम आम आदमी का जीवन किस प्रकार है, उनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं। झरोखे, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है झरोखे, कड़ियां, तमस, बसंती आदि उनके द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास हैं। और यहाँ देखिए भाग्य रेखा, भटकती रात, वार्षु, शोभा यात्रा आदि उनके द्वारा रचित प्रमुख कहानी संग्रह है। और यथा भाई बलराज, अपनी बात, ये दो उनके द्वारा रचित जीवनियां हैं। और कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे आदि उनके द्वारा रचित प्रमुख नाटक संग्रह है। और यहाँ पर देखिए साहनी जी शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि से सुशोभित हैं। इन सभी रचनाओं के द्वारा, इन सभी रचनाओं को मद्देनजर रखते हुए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। शिरोमणि पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार उन्हें, और भी बहुत सारे पुरस्कारों से भीष्म साहनी जी को अलंकृत किया गया है। तो आज हम भीष्म साहनी जी द्वारा रचित मौसी पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो छात्रों देखिए, कोई भी कवि हो या लेखक हो, कविता लिखने से पहले और गद्य लिखने से पहले, पाठ लिखने से पहले एक आशय के साथ वह अपने कविता या गद्य को लिखता है। तो यहाँ पर भी
भीष्म साहनी जी ने एक आशय के साथ आपको अध्ययन के लिए मौसी पाठ रखा हुआ है। तो यह कहानी का, यह गद्य का आशय क्या है? तो चलिए देखिए छात्रों, प्रस्तुत पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। आजकल हमने देखते हैं कहाँ पर भी हमें निस्वार्थ सेवा, जो स्वार्थहीन, अपनी उसमें कोई भी स्वार्थता न हो, उस प्रकार की हमें सेवा आजकल देखने को कम मिलती है। इस पाठ में एक औरत जो निस्वार्थ अपनी सेवा दूसरों के लिए कर रही है, उसका चित्रण हमें इस पाठ में मिल जाएगा। इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। देखिए छात्रों, इस पाठ में हमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उन बड़े लोगों की हम मर्यादा करना, उनकी इज्जत करना, उनका कहना मानना, और जो असहायक होते हैं उनकी सहायता करने की सीख, जो गुण हैं, इस पाठ में हमें मिल जाते हैं। तो छात्रों, इस पाठ को हम अध्ययन करने से पहले इस पाठ के निहित आए कुछ नए शब्दों के अर्थ को हम समझकर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पृष्ठ संख्या 35 में देखिए शब्दार्थ हम देखते हैं नए शब्दों का अर्थ। पहला शब्द आया हुआ है मौसी। मौसी का अर्थ यह है माता की बहन, जो आप चाची भी कह सकते हैं। अपनी माँ की छोटी बहन को हम मौसी कहते हैं। उम्र शब्द आया हुआ है। उम्र शब्द का अर्थ यहाँ आता है आयु, वय, आयु। और देखिए साथ देना। साथ देना शब्द का अर्थ है सहायता करना, उसके साथ हम मिलजुल कर काम करना, उसका साथ देना, इसका अर्थ होता है। फाटक शब्द आया हुआ है मुख्य द्वार। फाटक यह शब्द का अर्थ होता है मुख्य द्वार, जो मेन डोर हम कहते हैं अंग्रेजी में, मुख्य द्वार, इसको हिंदी में फाटक कहते हैं। कंधा यानी भुज, भुज को हम कंधा कहते हैं। बस्ता, जो आपने अभी सभी छात्रों ने अपने अपने बस्ते से ही पुस्तकें निकाली हैं। स्कूल बैग जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसको बस्ता कहते हैं हिंदी में। और थैला कह सकते हैं। मोहल्ला, मोहल्ला शब्द देखिए जो हम कन्नड़ में कह सकते हैं ओनी, इंतहा ओनी, अंतहा ओनी करीतीवी, उसी तरह हिंदी भाषा में हम मोहल्ला कहते हैं, जो शहर या कस्बे का एक भाग, जो गांव का एक भाग को हम मोहल्ला कहते हैं। और घेरना शब्द आया हुआ है। घेरना शब्द का अर्थ होता है चारों तरफ से उसको फेरना। हम कन्नड़ में कह सकते हैं सुತ್ತುವರಿಯುವುದು, सुತ್ತುವರಿಯುವುದು। और दोपहर, दोपहर शब्द का अर्थ होता है अपराह्न, मध्याह्न। कन्नड़ में कह सकते हैं मध्याह्न, दोपहर कहते हैं। और ढलना, ढलना शब्द का अर्थ है बीत जाना, यानी बीतना। और नीम का पेड़, नीम का पेड़ कन्नड़ में कहते हैं बेविन मरा। बेविन मरा को हम हिंदी में नीम का पेड़। और तले, तले होता है इसका अर्थ नीचे, नीचे। और चुटकुला शब्द आया हुआ है। चुटकुला शब्द का अर्थ होता है मजेदार बात, जो बच्चों को अधिक पसंद होती है, छोटे बच्चों को अधिक पसंद होती है। हम कन्नड़ में कह सकते हैं नगे चटाकी, नगे चटाकी कह सकते हैं कन्नड़ में, उसको हम हिंदी में कहते हैं चुटकुला। और देखिए पहेलियां, पहेलियां इसका अर्थ है घुमा फिरा कर कहना। कन्नडಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮಾತಾಡುವುದು, हौदा? इस प्रकार हिंदी में कहते हैं पहेलियां, बात को घुमा फिरा कर कहना। और मालूम, मालूम शब्द का अर्थ है पहचान,
जानकारी, समझना, इस अर्थ हो सकता है। सूना, देखिए सूना अलग शब्द है, सोना अलग शब्द है। सूना यानी खाली, जो खाली खाली होता है वह सूना सूना, इसका अर्थ यह है। और खोजना, ढूंढना, तलाश करना, इसका अर्थ होता है। और मकान, घर, ग्रह, इसका अर्थ होता है घर, मकान, मंजिल, इसका शब्द होता अर्थ हो सकता है। और ठेका, ठेका यानी रुकने की जगह, जो ठहरने की जगह होती है उसको हम ठेका कहते हैं। और ठिठक कर, ठिठक कर यानी एकदम रुक कर, इसका अर्थ होता है एकदम रुक कर। और पुल, इसका अर्थ है सेतुवे, जो कन्नड़ में कहते हैं हम, पुल को कन्नड़ में कहते हैं सेतुवे, ब्रिज जो अंग्रेजी भाषा में कहते हैं। और आंखें भराना अर्थात रोना या दुखी होना, या गम महसूस करना, इसका अर्थ हो सकता है। बीमार यानी कन्नड़ में कह सकते हैं अनारोग्य, रोगी। और तबीयत, तबीयत का अर्थ है स्वास्थ्य, आरोग्य, कन्नड़ में कह सकते हैं हम आरोग्य, आरोग्यवंता कहते हैं ना, इस प्रकार। और खाट, मंचा जो कन्नड़ में कहते हैं, इसको हम खाट, हिंदी से हिंदी ही इसका होता है चारपाई, चार पैलों वाला जो होता है, जो हम उसको कन्नड़ में कहते हैं मंचा। आज इसको हम पहन कर सकते हैं। और दरी, दरी चादर, बिछावन, जो बिछाने की जो चीज होती है उसको हम हिंदी में दरी कहते हैं। कटोरा, कटोरा प्याला, जो हम अंग्रेजी में ग्लास जो कहते हैं, अपने अपने घरों में ग्लास कहते हैं, इसको कटोरा शब्द है। अब देखिए यहाँ पर विनती, विनती शब्द आया हुआ है, हम इसको विनती कह सकते हैं। प्रार्थना, जो प्रार्थना, मनवी कन्नड़ में जो कहते हैं हम मनवी, विनंती, इस प्रकार। आमेले कोठरी, कोठरी शब्द आया हुआ है। कोठरी शब्द का होता है छोटा सा कमरा अर्थात कोने, जो कन्नड़ में कहते हैं कोने, कोठरी, इसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा या कमरा। और चक्कर काटना, चक्कर काटना इसका अर्थ होता है घूमना फिरना, चक्कर लगाना, घूमते ही रहना। तो छात्रों, इस पाठ के निहित कुछ नए शब्दों के अर्थ को भी आपने जान लिया है, अध्ययन किया है। तो अब हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। देखिए सभी छात्र ध्यान से अपनी अपनी पुस्तकें। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। एक औरत थी, उस औरत को सभी लोग मौसी नाम से मौसी कहकर बुलाते थे, पुकारते थे। सभी छोटे बड़े बूढ़े नौजवान युवक सभी ने उस औरत को मौसी कहकर पुकारते थे। बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी, बच्चे भी कहते थे, बड़ी उम्र के लोग भी कहते थे, युवा पीढ़ी भी कहती थी और नौजवान भी कहते थे। सभी लोग उस औरत को मौसी नाम से पुकारते थे। मौसी सबको मां के जैसी प्यारी बनी थी, वह औरत भी मौसी सबको मां के जैसे। देखिए सभी व्यक्ति अपनी मां से ही बहुत प्यार करता है, उसी तरह यहाँ पर यह औरत सभी को मां की जैसी प्यारी बनी हुई थी। सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी, सबके सुख दुख में हाथ बटाती थी और उनका साथ देती थी, और उनके दुख में जाकर मिलन करती थी, और उनके दुख में जाकर शामिल होती थी, और उनके सुख में भी शामिल होती थी। इस तरह उनके सुख दुख के समय में
साथ देने वाली औरत मौसी थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी। बच्चों के लिए तो यह बहुत ही प्रिय, बहुत ही एक सेवा की मूर्ति, जो हम भगवान कहते हैं, उस तरह यह औरत बच्चों के लिए एक सेवा की मूर्ति बनी हुई थी। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। प्रतिदिन, हर दिन दोपहर होते ही स्कूल के मुख्य द्वार पर यह मौसी पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती, वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकल आते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ते डाल देते। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती, बच्चे अपने अपनी क्लास से, अपने अपनी कक्षाओं से भाग कर दौड़े आते, तो तब मौसी के पास पहुंच जाते थे और सभी बच्चे मौसी के कंधों पर अपने स्कूल के बैग रख देते और उसके पास अपने बैगों को, अपने बस्ते रख देते थे। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेर रहते थे। उस मोहल्ले के सभी बच्चे, जो मौसी अधिक उस मोहल्ले में जाती थी, उस मोहल्ले के सभी सारे बच्चे मिलकर उस मौसी को घेर लेते थे। उस मौसी के चारों ओर फैल जाते थे। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुंचती, जहां सभी बच्चे खेला करते थे। ज्यों ही दोपहर ढलने लगता, तो तब मौसी नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती थी, क्योंकि वहां पर बच्चे खेला करते थे। उन बच्चों को देखते अपना दुख, अपना समय बीतते मौसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी। और मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियां, चुटकुले और पहेलियां सुनाना बहुत पसंद था। यह सोचकर कि मौसी को बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को कहानियां सुनाना, बच्चों को चुटकुले सुनाना और बच्चों को पहेलियां सुनाना बहुत ही पसंद था। इसलिए दोपहर ढलने के बाद मौसी नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती थी, जहां बच्चे खेला करते थे। वह तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी। वहां पर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को मौसी तोता तोती की कहानी सुनाती थी, काठ के घोड़े की कहानी सुनाती थी और वीरोचित कहानियां बच्चों को वे सुनाती थीं। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ ना कुछ रखती थी। देखिए, मौसी उन बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास कुछ ना कुछ खाने की चीज अवश्य रखती थी। उनमें से चने, टिकिया, मूंगफली आदि चीजें अपने पास सदा रखती थी मौसी। और देखिए, वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसी प्यार करती थी। वे सभी बच्चों को वह मौसी अपने सगे बच्चों की तरह प्यार करती थी, उन्हें पाला पोसा करती थी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। यूं ही दोपहर के समय स्कूल की घंटी बजते ही बच्चे अपने बैग लेकर, अपने बस्ते लेकर स्कूल के फाटक पर दौड़ आते थे। वहां पर उन्हें मौसी मिलती थी। तो एक दिन वहां पर मौसी उन बच्चों को नहीं मिली और शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले
तो मौसी के पेड़ के नीचे भी नहीं थी। दोपहर ढलते ही मौसी बच्चों को कहाँ मिलती थी? नीम के पेड़ के नीचे मिलती थी। जब यह सारे बच्चे नीम के पेड़ के नीचे जा पहुंचे तो वहां पर भी मौसी उन्हें नहीं मिली। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। उन सभी बच्चों में से किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं मालूम था कि मौसी कहाँ गई है। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। बहुत दिन बीत गए, कई दिन बीत गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी मौसी का पता नहीं चला कि मौसी कहाँ गई हुई है। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। मौसी के बिना वह जो मोहल्ला था सूना सूना, खाली खाली लग रहा था। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे। एक दिन सभी बच्चों ने मौसी की खोज में इधर उधर घूम रहे थे। तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो। उसी समय सब बच्चे मौसी की खोज में इधर उधर घूम रहे थे तो तभी एक मकान के अंदर से उन बच्चों को आवाज सुनाई दी। एक औरत मौसी को डांट रही है, ऊंची आवाज में कह रही है, देखो मौसी, हमने यहाँ ठेका तो नहीं ले रखा है, 20 दिन से तुम यहाँ पर हो। इस प्रकार वह औरत मौसी को डांट रही थी। अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। तुमने 20 दिन यहाँ पर गुजारा है, 20 दिन से यहाँ पर ही टिकी हो। अब तुम किसी और के घर चले जाओ। इस प्रकार एक औरत ने मौसी को ऊंची ऊंची आवाज में डांट रही थी। मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए। ज्यों ही मौसी का नाम सुना, उन सारे बच्चों ने मौसी का नाम सुनते ही एकदम रुक गए और बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी थी। उन ऊंची आवाज के घर के दरवाजे के बंद खिड़की में से झांक कर एक बच्चे ने देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी हुई नजर आई, दिखाई पड़ी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। मौसी के बाल बिखरे हुए थे, उलझे हुए थे और चेहरा सूखा हुआ था, सूख गया था। जैसे बीमारी के समय सभी का चेहरा क्या हो जाता है? सूख जाता है, पीखा पड़ जाता है। उसी तरह मौसी का चेहरा भी सूख गया था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। उस स्थिति में, बीमारी की स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा भी आया। तो छात्रों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम इस पाठ के आगे के विषय पर हम अध्ययन करेंगे। तो आप सभी छात्र 5 मिनट के लिए मौन वाचन या मन में पढ़ लीजिए। तभी भी आपको कोई कठिनाइयाँ हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं।